Good morning, students. You know that we have done our 3 lessons of SST. Today we will start our 4th lesson, that is Zaire, the land of dense forest. Students, मैं आपको बता दूं कि ज़ायरे का प्रेजेंट नेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है. ज़ायरे के नेम 2 बार चेंज हो चुके हैं. सबसे पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है, मैं ये बताऊंगी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 1960 से पहले बेल्जियम की कॉलोनी हुआ करता था. बेल्जियम कंट्री जो है उसकी कॉलोनी हुआ करता था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. तो 1960 में कॉन्गो को इंडिपेंडेंस मिली थी. जैसे हमारा देश ब्रिटेन की कॉलोनी, इंग्लैंड की कॉलोनी हुआ करता था, वैसे ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो बेल्जियम की कॉलोनी हुआ करता था 1960 से पहले. जून 30 जून 1960 को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को इंडिपेंडेंस मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी. और 1971 में वहाँ एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे जो वहाँ के मिलिट्री डिक्टेटर भी बोला जाता है उनको, कि वो तानाशाह थे मिलिट्री के. तो उन्होंने 1971 में, जिनका नाम था मोबुटू सेसे, उन्होंने 1971 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का नाम चेंज करके ज़ायरे कर दिया था. और जहाँ जो रिवर कॉन्गो थी उसका नाम चेंज करके भी उस रिवर का नाम ज़ायरे कर दिया था. लेकिन बाद में जब उनकी डेथ हो गई 1997 में, तो 1997 के बाद ज़ायरे का नाम फिर से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रख दिया गया. और साथ में रिवर ज़ायरे जो थी उस रिवर ज़ायरे का नाम भी चेंज करके कॉन्गो रिवर रख दिया गया. ये पूरी स्टोरी उसके नाम के पीछे की मैंने आपको बता दी है. तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन. द मैप यू आर सीइंग हेयर शोज यू द लोकेशन ऑफ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड. ये मैप जो आपको बुक में दिखाई दे रहा है लाइट ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं, ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है. इक्वेटर के पास के जितने वन हैं ये उनको दिखाता है. The map given above shows the distribution of equatorial forest in the world. जो मैप आपको दिखाई दे रहा है उस मैप में आपको इक्वेटर के पास के जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहा जाता है. उनकी लोकेशन आपको दिखाता है ये मैप. द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरिया है बीच का, उस एरिया में आते हैं. दिस एरिया कवर्स द लैंड अराउंड एंड ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर. ये एरिया इक्वेटर से दोनों तरफ का जो लैंड है उसको कवर करता है, उसमें आता है. इक्वेटर से ऊपर भी ये फॉरेस्ट है और इक्वेटर से नीचे की तरफ भी ये फॉरेस्ट है. तो इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और इक्वेटर से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक आप इनको देख सकते हैं. दिस रीजन इज द वार्मेस्ट एंड द वेटेस्ट ऑफ ऑल रीजन्स इन द वर्ल्ड. यह क्षेत्र संसार में सबसे अधिक गर्म और सबसे अधिक नमी वाला क्षेत्र है. दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल क्लाइमेट. इस प्रकार के जलवायु को, जो जलवायु यहाँ पर है इस एरिया में है, उस एरिया को, उस क्लाइमेट को ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है. Most of this area is covered with thick evergreen forest. यहाँ का अधिकतर भाग गहरे सदाबहार वनों से भरा हुआ है. An important country located in this region is Zaire. इस एरिया में, इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कंट्री है जिसका नाम ज़ायरे है, ज़ायरे का नाम मैंने आपको प्रेजेंट बता दिया है कि ज़ायरे का प्रेजेंट नेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, विच इज़ ट्रूली द हार्ट ऑफ अफ्रीका. जो वास्तव में अफ्रीका का हार्ट है. अफ्रीका का हार्ट उसको क्यों कहा जाता है कि ये कंट्री अफ्रीका के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है, सेंट्रल पार्ट में स्थित है. बुक में जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, उस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है. इट इज़ सिचुएटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर इन सेंट्रल अफ्रीका. ये अफ्रीका के सेंट्रल पार्ट में इक्वेटर से दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ स्थित है.
with an area of about 23.5 lakh square kilometers. The Zaire is the सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। आपकी बुक में थर्ड लिखा हुआ है, बट ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है आपकी बुक में। उसको अगर आप चाहें तो अपनी बुक में चेंज कर सकते हैं। ये अफ्रीका का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया है। A major part of this country is covered with dense equatorial forest and lies in the basin of the Zaire River. इस देश का अधिकतर भाग गहरे सदाबहार वनों से भरा हुआ है, जो कि जायरे बेसिन में आता है, जो कोंगो रिवर का बेसिन है। रिवर जायरे को कोंगो रिवर कहा जाता है, जो प्रेजेंट नेम उसका है वो कोंगो रिवर है। तो ये कोंगो रिवर का जो बेसिन है, उस बेसिन में ये कंट्री आता है, जिससे इसको इसका नाम मिला है। जैसे कोंगो रिवर है तो कोंगो रिवर से उसको उसका नाम मिला है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। द रिवर जायरे इज जॉइंड बाय ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। रिवर जायरे या रिवर कोंगो जो है उसको बहुत सारी नदियां ज्वाइन करती हैं, बहुत सारी नदियां उसमें मिल जाती हैं इक्वेटर के दोनों तरफ से, साउथ और नॉर्थ दोनों तरफ से इक्वेटर के बहुत सारी नदियां कोंगो रिवर को ज्वाइन करती हैं। द रिवर जायरे इज द 9th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। और जायरे नदी जो है वो संसार की 9वीं सबसे लंबी नदी है। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। अब हम रीड करेंगे क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में कि जायरे का क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु और वहाँ वनस्पति किस प्रकार की होती हैं। द प्लेसेस नियर द इक्वेटर जनरली एक्सपीरियंस हॉट एंड वेट क्लाइमेट। इक्वेटर के पास के जितने भी एरियाज हैं उनमें मुख्य रूप से हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है। गर्म और नमी वाली जलवायु, आर्द्र जलवायु जिसको बोलते हैं, वो होती है। द सन शाइन्स ब्राइटली इन द मॉर्निंग एंड बाय नून इट इज़ वेरी हॉट। सुबह के समय सूर्य बहुत तेज चमकता है और दोपहर तक बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। सो जायरे ऑल्सो एंजॉयज अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए जायरे में पूरा साल गर्म और आर्द्र जलवायु रहती है। सुबह थोड़ा सा मौसम ठीक होता है, दोपहर तक बहुत अधिक गर्मी हो जाती है और शाम को फिर बादल हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी होने के कारण मॉइस्चर जो है वो ऊपर चला जाता है, नमी सोख लेती है हवा और बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद फिर बारिश होती है। इसीलिए जायरे में पूरा साल गर्म और नमी वाली जलवायु रहती है। बाय इवनिंग द हीट ड्रॉज अप मॉइस्चर फॉर्मिंग हैवी क्लाउड्स। दोपहर तक बताया गया कि आपको दोपहर तक गर्मी बहुत अधिक हो जाती है और बहुत अधिक गर्मी होने के कारण जो नमी है वो ऊपर चली जाती है और बादल बन जाते हैं। दिस रिजल्ट इन हैवी रेनफॉल। और इसका रिजल्ट क्या होता है? बहुत तेज़ बारिश। द एनुअल रेनफॉल इज़ मोर देन 200 सेंटीमीटर। और जायरे की जो एनुअल रेनफॉल है, जो सालाना बारिश जिसको कहते हैं, वो 200 सेंटीमीटर्स है। हेयर डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। यहाँ दिन और रात लगभग समान अवधि के होते हैं। दिन और रात का जो समय है वो समान अवधि का है। जैसे 24 घंटे का पूरा एक दिन होता है तो उसमें 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है। तो यहाँ लगभग सेम ड्यूरेशन के होते हैं, क्योंकि इक्वेटर के पास के जितने भी एरियाज होते हैं उनमें दिन और रात बराबर अवधि के होते हैं। द क्लाइमेट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एवर हॉट एंड एवर वेट। इसीलिए यहाँ की जलवायु जो है वो एवर हॉट एंड एवर वेट कहलाती है। इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो इजीली एंड फास्ट। यहाँ की गर्म और नमी वाली जलवायु में पौधे बहुत अधिक आसानी से उगते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। द लैंड इज़ कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। यहाँ का जो ज़मीन है, धरती है, वो गहरे वनों से ढकी हुई है। द ट्रीज आर टॉल एंड फॉर्म अ कैनोपी ऑफ लीव्स एट द टॉप। और यहाँ के पेड़ इन वनों के बहुत लंबे और घने हैं और ऊपर वो क्योंकि बहुत लंबे हैं, ऊपर जाकर वो एक कैनोपी बनाते हैं। कैनोपी जैसे हम छाता होती है उस तरह लैंड को कवर कर लेते हैं और इस कैनोपी से
सूरज की धूप जो है, सनलाइट जो है वो पास होना मुश्किल हो जाता है। द सनलाइट इज नॉट एबल टू पास थ्रू दिस कैनोपी। इस कैनोपी के थ्रू सूरज की धूप जमीन तक नहीं जा पाती है। सो द ट्रीज हैव टू कम्पीट विद ईच अदर फॉर सनलाइट। इसीलिए पेड़ पौधों को सूरज की धूप प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ पौधे सूरज की धूप से अपना भोजन बनाते हैं, तो सूरज की धूप प्राप्त करने के लिए उनको एक दूसरे से मुकाबला करना पड़ता है पेड़ पौधों को। बिलो द ट्रीज ग्रो अ लार्ज नंबर ऑफ श्रब्स एंड क्लाइंबर्स। पेड़, जो बड़े पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के नीचे जमीन पर कुछ छोटी झाड़ियां और क्लाइंबर्स होती हैं बेलें जो ऊपर चढ़ जाती हैं, क्लाइंबर्स उग जाती हैं। द टॉल ट्रीज एंड डेंस अंडरग्रोथ मेक द फॉरेस्ट ऑलमोस्ट डार्क इवन इन द डे टाइम। लंबे घने पेड़ और उनके नीचे जो ये क्लाइंबर्स और श्रब्स उग जाती हैं, इनके कारण ये जंगल इतने घने हो जाते हैं कि दिन के समय भी वहाँ अंधेरा रहता है। द फॉरेस्ट आर सो थिक दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू देम। और ये जंगल इतने गहरे हैं कि इनसे गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। These trees do not shed their leaves at the same speed. इन वनों के पेड़ जो हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में जब पेड़ पत्ते गिराते हैं उस समय अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, तो इनके पत्ते गिरते रहते हैं और दोबारा नए पत्ते आते रहते हैं साथ साथ। तो ये प्रोसेस इनका पत्ते गिराने का और नए पत्ते आने का कंटिन्यूस चलता रहता है। इसीलिए ये पेड़ एवरग्रीन यानी सदाबहार कहलाते हैं, और जिन वनों में ये पेड़ होते हैं वो वन एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाते हैं। हैंस दे फॉर्म द एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसीलिए ये पेड़ मिलकर क्या बनाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट बनाते हैं, सदाबहार वन बनाते हैं। द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल। इन वनों के पेड़ बहुत उपयोगी हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। क्योंकि यहाँ के पेड़ जो हैं इन वनों के, वो बहुत सारे उद्योगों को कच्चा माल प्रोवाइड करते हैं, कच्चा माल प्रदान करते हैं। दीज फॉरेस्ट आर द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ हार्डवुड ट्रीज सच एज महोगनी एंड इपोनी। इन वनों के पेड़, जो पेड़ हैं उनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। यहाँ बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी लकड़ी बहुत मजबूत है, तो बहुत मजबूत लकड़ी वाले पेड़ों का बहुत अधिक संचय है यहाँ पर, जैसे महोगनी और इबोनी हैं। द अदर ट्रीज इंक्लूड रबर, कोकोनट, टीक, बैम्बू एंड ऑयल पाम्स। और दूसरे पेड़ यहाँ पर हैं रबर, कोकोनट, टीक, बैम्बू एंड ऑयल पाम्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी वाइल्ड लाइफ, यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस